नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। सीडीपी के अंतर्गत ही हमारे सेकंड लेक्चर को मैं अपलोड कर रहा हूं। आप सबकी सुविधा के लिए मैंने क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में ही लिया है ताकि आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ग 3 की जो हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, इसके अंतर्गत मैंने पर्यावरण अध्ययन को कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन की लगभग 16 क्लासेस प्लस एक सीडीपी आपकी पेडागोजी की क्लासेस, टोटल 17 क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो पेडागोजी है उसका एकमात्र वीडियो है और उस पूरे वीडियो को आप देख के आप इसका पेडागोजी सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा आसान पेडागोजी आता है पर्यावरण के अंदर, और मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी क्लासेस लूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपन कंप्लीटली इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, आज हमारा सीडीपी है और सीडीपी के अंतर्गत मैंने आपसे कहा है कि 4 से 5 लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीटली पूरा करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है सीडीपी, 30 नंबर का सवाल सीधा पूछा जाता है और बड़ा आसान टॉपिक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा आपको बड़ी आसानी से उनको समझाया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जीन पियाजे, कोहलर और ये जो लोग हैं, इनकी बातें आपको बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सीडीपी को। सीडीपी क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्या है, तो ये बाल विकास से संबंधित है, यानी कि बच्चों का विकास कैसे हो रहा है, बच्चों के विकास का उनके वातावरण से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल का उसके ऊपर क्या प्रभाव है, अगर बच्चा अपने घर में रह रहा है तो घर का उसके ऊपर क्या प्रभाव है, समाज का उसके ऊपर क्या प्रभाव है, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। तो विकास की जो सारी की सारी व्यवस्था या सिद्धांत है उनको हम अध्ययन करेंगे। बच्चे को क्या क्या प्रभावित करता है उन सब की बातें करेंगे। तो यही एक्चुअल में आपका सीडीपी होता है। नाम ही इसका क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास यानी कि बच्चे का विकास। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अधिगमन कैसे करता है बच्चा, अधिगम कैसे करता है बच्चा, सीखता कैसे है ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कैसे सीखता है। तो सीडीपी की फर्स्ट क्लास के अंदर हमने इन सारी चीजों को देखा था और मैंने सीडीपी की फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार हमारी अलग अलग स्टेज होती है, जिसमें हमने पहली स्टेज को गर्भाधान से देखा था, गर्भावस्था होती है, और गर्भावस्था के अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि कोई बच्चा गर्भावस्था में 9 मंथ तक रहता है और 9 मंथ के बाद इसकी जो अवस्था होती है इसे हम कहते हैं, ये जो अवस्था होती है इसे गर्भावस्था कहा जाता है। और इस गर्भावस्था में बच्चा 9 महीने तक रहता है, जिसमें उसके अंगों का विकास होता है। पढ़ा था कल अपन ने, मतलब पिछली क्लास पे, अंगों का विकास होता है। फिर मैंने कहा था कि सर ये जो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, फिर बच्चा 0 से 2 साल के बीच में आता है, जब वो अपनी चीजों को समझना शुरू करता है। इसे बाल्यावस्था कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हमने आगे की चीजों को देखा था। फिर हमने किशोरावस्था को देखा था 12 से 18 वर्ष के अंदर, फिर हमने 18 से 40 वर्ष में युवावस्था को देखा था, फिर 40 से 65 हमने आपका वृद्धावस्था को देखा था, और इस तरह की बहुत सारी बातें हमने की थी। तो सीडीपी की पहली क्लास डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। आज इसके आगे की बात करते हैं शिक्षण शास्त्र के अंदर। देखिए, आज हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, मैंने बड़े आसानी से आपको समझाया था। वृद्धि का मतलब होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी जो बच्चा है, मान लीजिए उस बच्चे का क्या हो रहा है, केवल और केवल शरीर बढ़ रहा है ना, वो शरीर में बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी हेल्थ बढ़ रही है, लेकिन उसका मेंटली विकास नहीं हो पा रहा है। उसका दिमाग उतना ही है जितना एक छोटे बच्चे का होता है। तो ये केवल होती है वृद्धि, इसे कहते हैं वृद्धि। लेकिन जब बच्चे की वृद्धि भी हो, जब बच्चा बड़ा भी हो शरीर के अनुसार भी, और उस बच्चे का विकास भी हो, यानी कि उसका दिमाग भी चलने लगे बड़े की तरह, तो हम कहेंगे कि ये विकास है। तो वृद्धि और विकास में डिफरेंस समझ में आया। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। यानी कि वृद्धि को आप मेजर कर सकते हो कि कोई ए नाम का लड़का 5 फीट का है, 10 फीट का है, 15 फीट का है, ठीक है, उसकी बॉडी कैसी है, रंग कैसा है, ये वृद्धि है। लेकिन जब विकास की बात आती है तो हम देखते हैं कि बच्चा कितने प्रकार से या किस किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, बच्चे का माइंड कितने अलग अलग डाइवर्सिटी को देख पा रहा है, और बच्चा कितनी अच्छी बातें कर लेता है, उसके परिपक्वता का लेवल क्या है, इन सबको हम कहते हैं विकास। तो वृद्धि हमेशा मेजर की जा सकती है, विकास मेजर नहीं किया जा सकता। तो क्या सर कोई बच्चा या जो भी बच्चे हम देखते हैं, क्या वो सभी बच्चे बचपन से एक जैसे होते हैं, या मान लीजिए आपके पड़ोस में एक ए नाम का बच्चा है और एक बी नाम का बच्चा है, दोनों अपने घरों में रह रहे हैं, दोनों को एक जैसी सुविधा मिल रही है, तो क्या सर दोनों एक जैसे रहेंगे या उनका विकास भी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है।
तो यही आज हम समझने वाले हैं कि जब भी हम बाल विकास की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चे के विकास में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है और बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, यानी कि बच्चा डिपेंड करता है उस पूरे एटमॉस्फेयर पर जहां पे वो रह रहा है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसका प्रभाव उस पर दिखेगा, अगर बच्चा अपने दोस्तों की संगत में है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर दिखेगा, अगर बच्चा अपने घर के एक अच्छे वातावरण में रह रहा है तो उसका भी प्रभाव उस पर दिखेगा, और अगर बच्चा बुरे वातावरण में रह रहा है तो उसका भी प्रभाव उसके ऊपर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। तो वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से एकदम साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि केवल गुणात्मक नहीं होती है, वो केवल मात्रात्मक होती हैं, और जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है। उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं, आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, कौटिल्य वो नहीं, कौटिल्य एक बच्चा आया था, है ना, जो पूरा जीके बोल देता था, सारी चीजें कर लेता था, मतलब उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो गया है, उसका हाइट हेल्थ नहीं बढ़ा है। वो बच्चा छोटा है, अभी बचपन है, लेकिन उसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प चलता है, बहुत ज्यादा तेज चलता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा चला गया है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। आपने सुना होगा एक 5वीं का बच्चा है जिसने पीएचडी कर ली। ये क्या है सब? ये आईक्यू लेवल का है, और ये विकास हो रहा है उस बच्चे का, जो विकास की सारी जो चीजें हैं वो उसकी ठीक ठाक चल रही हैं। आगे देखते हैं, वृद्धि और विकास कई कारकों पर इसके प्रभावित करते हैं। बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वृद्धि और विकास की होती है। इन कारकों में वंशानुक्रम, यानी कि आपका जो वंशानुक्रम होता है वो इसको प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है, बुद्धि, उसको उनका जो खाना है, पोषण है, वो कैसा मिल रहा है, लिंग उनका कैसा है, यानी कि वो पुरुष है या महिला, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा फीमेल होगा और अगर कोई बच्चा मेल होगा तो दोनों का पालन पोषण फिर अलग तरीके से होता है। इसी कारण से उनके विकास में भी अलग अलग संभावनाएं देखी जा सकती हैं। वायु का क्या प्रभाव होता है, प्रकाश का क्या प्रभाव होता है, ये सारे के सारे प्रभाव जो है हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हेरिडिटी को देखते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो किसी भी बच्चे पर देखा जा सकता है। आपके ऊपर भी आप देख लीजिए, आपके भाई के ऊपर भी देख लीजिए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शक्ल अपने माता पिता से सीधे सीधे मैच करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रभाव हेरिडिटी का है। वंशानुक्रम से तात्पर्य माता पिता से बच्चों को मिलने वाले आनुवंशिक गुणों से है, कि आपने अपने मम्मी पापा से जन्म के साथ ही क्या चीजें ग्रहण कर ली, उसे ही हेरिडिटी या फिर वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे बच्चों का रंग, उनके माता पिता अगर सांवले हैं तो सामान्यतः बच्चा भी सांवले कलर का होगा। माता पिता जो है उनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके बच्चों की ऊंचाई भी सामान्यतः कम होती है। शरीर का आकार जैसा माता पिता का होता है, हूबहू वैसा बच्चे का आकार देखने को कहीं कहीं मिल जाता है। कुछ ऐसे केस जरूर होते हैं जिसमें बच्चा एकदम से अलग दिखता है। इसके पीछे कारण क्या है कि बच्चा अपने अलग अलग गतिविधियों में रहा हो सकता है बच्चा हॉस्टल में चला गया हो सकता हो बच्चा कोई और चीजों में लगा हुआ हो। तो बालों का रंग और कई अन्य शारीरिक जो घटनाएं होती हैं उसका वंशानुक्रम पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चों पर उसके उनके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी में शारीरिक संरचना, मानसिक क्षमता और कुछ हद तक व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। कहते हैं ना कि भाई आपके पिताजी जैसे आप हो, आपके पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप अपने पिताजी पर गए हो या आप अपनी माताजी पर गए हो, ये कुछ नहीं है, ये हेरिडिटी है। यानी कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर कब जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये सबके साथ होता है। ये वंशानुक्रम है, और हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम इसको पढ़ते हैं और इसको हम हेरिडिटी से बताते हैं कि ये हेरिडिटी है। हेरिडिटी का सीधा सा मतलब है कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के गुणों से मेल खाता है, मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ गुणों के साथ वो पैदा होता है, और वो गुण जो होते हैं वो उसके बॉडी पर दिखाई देते हैं, चाहे वो उसका कलर हो, चाहे वो उसका रंग हो, चाहे वो उसका बाल हो, कुछ भी ऐसा हो जो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स से मैच करता होगा, हेरिडिटी। तो ये भी उनके वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ये भी वृद्धि और विकास यानी कि उनके डेवलपमेंट और उनके बढ़ने में सहायक होते हैं। तो ये तो हो गई वंशानुक्रम की बात। अगला देखिए वातावरण, एनवायरमेंट। एक बच्चा एक मलिन बस्ती में रहता है ना, मान लीजिए ये मुंबई के धारावी में रहता है, धारावी में रहता है, और एक बच्चा मध्य प्रदेश के इंदौर में रहता है जो काफी स्वच्छ शहर है। ठीक है, तो धारावी तो बहुत गंदा है, यानी कि एक मलिन बस्ती है, और इंदौर एक बहुत स्वच्छ शहर है। तो दोनों बच्चे एक ही उम्र के हैं, एक ही दिन पैदा हुए हैं, दोनों का बर्थ डेट एक है, बॉर्न डेट एक है। तो धारावी के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो सामान्यतः बीमारी से
ग्रस्त होगा, उसको बीमारियां होगी, निश्चित होगी, क्योंकि वो धारावी में रह रहा है। और आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि धारावी मुंबई का सबसे बड़ा स्लम बस्ती एरिया है, जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जहां पर एक ही कुछ किलोमीटर के अंदर लाखों लोग रहते हैं, है ना। जो बस्तियां होती है ना, उनकी बात मैं कर रहा हूं। और एक बच्चा इंदौर के एक बड़े घर में रह रहा है, इंदौर के किसी अमीर व्यक्ति का बेटा है, तो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, घर में गार्डन है ताकि वो खेल सका है, स्वच्छ वायु ले सकता है ना, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, बड़ी स्कूल में पढ़ता है, तो ये सारी चीजें उसे प्रभावित करेगी। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हो, जब भी आप किसी वातावरण के अंदर रहते हो, तो वो वातावरण आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है मेरे भाई। क्या करता है? प्रभावित करता है। एनवायरमेंट आपको प्रभावित करता है। और एनवायरमेंट कैसे प्रभावित करता है? तो वातावरण वह बाहरी कारक है जो बच्चे के जन्म से लेकर उसके संपूर्ण जीवन तक उसको प्रभावित करता है। आज आप घर में रह रहे हो, मैं घर में रह रहा हूं, मैं क्लासेस लेता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, अलग अलग लोगों से डील होती है, अलग अलग लोगों से मिलता हूं, अलग अलग कोचिंग संस्थान को जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। तो इन सबसे जब मैं मिलता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। उसी प्रकार जब आप लोग भी अलग अलग लोगों से मिलते हो, घरों के अंदर, स्कूल के अंदर, समाज के अंदर और आसपास के लोगों को शामिल करते हो, तो वहां पर आपके एनवायरमेंट का प्रभाव होगा या नहीं होगा? बताओ मुझे, होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वातावरण को देखते हैं या वातावरण के बारे में समझते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है मेरे भाई, कि जो एनवायरमेंट है उसका बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है, और ये हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और न केवल कुछ दिन तक, बल्कि एक लंबे पीरियड तक ये हमें प्रभावित करता है, क्योंकि उम्र के हर पड़ाव में हम किसी न किसी प्रकार से हमारे वातावरण से जुड़े रहते हैं। हम हमारे मित्रों से जुड़ते हैं, वो भी हमारा वातावरण है। हम हमारे घर में रहते हैं, वो भी एक प्रकार से एनवायरमेंट ही है। और हम अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, ये सब एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है और ये हमें प्रभावित करते हैं। वातावरण में बच्चों का व्यक्तित्व का विकास होता है, सामाजिक कौशल बढ़ता है, नैतिक मूल्यों का आकार देने में सहायक होती हैं। सकारात्मक वातावरण जो होता है बच्चों को आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाता है। कहते हैं ना कि इसके मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार इसके पास है, इसका मतलब उसके मम्मी पापा ने कभी किसी के पैर छुए होंगे तो बच्चा भी छुएगा। उसके रिश्तेदार अगर अच्छे हैं तो वो भी उन चीजों को अडॉप्ट करेगा कि यार देखो, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जो एक बहुत अच्छी फैमिली है, जिसके अपने संस्कार है, जिसके अपने मॉरल्स है, जिसकी अपनी कुछ बातें हैं। तो उस वजह से उसके व्यक्तित्व का विकास होगा और समाज में एक अलग दिशा की ओर वो जाएगा। उसके अपने नैतिक मूल्य होंगे जो उसने अपने घर वालों से सीखे हैं। अगर वो एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, आपने बहुत सारे स्कूल का नाम सुना होगा, दून स्कूल सुना होगा, सिंधिया स्कूल सुना होगा। ऐसे स्कूल्स की फीस इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे वो चीजें सिखाई जा रही हैं जो सामान्यतः बाकी स्कूलों में नहीं सिखाई जा सकती। इसलिए वहां के बच्चे स्पेशली अलग कुछ कर रहे हैं जीवन के अंदर। ठीक है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं या बड़े बड़े स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को सामान्यतः देखा जाता है क्योंकि उन स्कूल्स का प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है। वातावरण में बच्चों के व्यक्तित्व, सामाजिक कौशल, नैतिक मूल्य आदि का विकास होता है। तो ये आपका क्या है सर? सेकंड आपका पैरामीटर हो गया। थर्ड देखिए, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अलग अलग लोगों की बुद्धि अलग अलग होती है, इंटेलिजेंस अलग अलग होता है। तो बुद्धि भी प्रभावित करती है कहीं ना कहीं किसी भी वृद्धि और विकास को। वृद्धि और विकास कैसे प्रभावित हो रहे हैं ये अपन समझ रहे हैं। बुद्धि एक व्यक्ति को सीखने, उसको समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है। यह आंशिक रूप से आनुवंशिक होती है, लेकिन उचित शिक्षा व अभ्यास इसको विकास किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि कम है और अगर उसका व्यक्तित्व का विकास आपको करना है, तो आप बेहतर ढंग से उसको अगर इंटेलिजेंस दे दें, अगर आप उसको बुद्धि दे दें, तो आप एक बहुत अच्छा नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस भी क्या करता है? कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? बुद्धिमान बच्चे विकास के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, तर्क शक्ति और समस्या का समाधान। आपने देखा होगा कुछ बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग में बहुत बड़े पैकेज पर पहुंचते हैं, 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़ ऐसे पैकेज उनको मिलते हैं साल भर के। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बच्चे इंटेलिजेंस के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसे बच्चे जो नेट या फिर आप कह सकते हो कि जो आईआईटी के अंदर पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो आईआईटी टॉप करते हैं, ऐसे बच्चे जो एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं और नीट जैसे बहुत कठिन पेपर के अंदर क्वालिफाइड होकर डॉक्टर्स की सीट लेते हैं, एमबीबीएस की सीट लेते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर
इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। जब भी कोई रिजल्ट आता है तो कोई ना कोई उसमें फर्स्ट रैंक आता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग है। यहां पर यह बात अलग होती है कि किसने कितनी पढ़ाई की, यह एक अलग मैटर है सर। लेकिन इंटेलिजेंस लेवल भी डिपेंड करता है कि कोई बच्चा कितना अच्छा अपने जीवन में कर रहा है। किसी बच्चे को 1 घंटे पढ़कर कुछ चीजें याद होती हैं और उसी बच्चे को 20 मिनट पढ़कर दूसरी चीजें याद हो जाती हैं। डिफरेंस है इंटेलिजेंस का। एक बच्चा 1 घंटा पढ़ता है, 2 पेज याद कर पाता है, और एक बच्चा 10 मिनट में 2 पेज याद कर लेता है। दोनों में डिफरेंस है। तो किसी भी व्यक्ति को आप अपने से कभी तुलना न करें। हर व्यक्ति का इंटेलिजेंस अलग होता है। आप अगर स्कूल में पढ़ाएं तो आप ये मान के चलिए कि वहां बैठे जितने भी बच्चे आपको मिलने वाले हैं, अगर भविष्य में, मेरी शुभकामनाएं, आप सब टीचर बने, तो आप जिस स्कूल में पढ़ेंगे ना, या आप जिस स्कूल में पढ़ाएंगे, उस स्कूल के अंदर आपको अलग अलग श्रेणी के बच्चे मिलेंगे मेरे भाई। और उन अलग अलग श्रेणी के बच्चों को आपको ये मानकर चलना है कि किसी का भी आईक्यू लेवल सेम नहीं है। सभी बच्चे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। और कोई बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा होगा, कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, कोई बच्चा सोशल या सोशल स्टडी में बहुत अच्छा कर पाएगा। तो इन बच्चों के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इंटेलिजेंस होता है वो इनको प्रभावित करता है। इनका जैसा इंटेलिजेंस होगा वैसा विकास इनका होता चला जाएगा। अब घर में जो पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। आप सबको पता होगा 1995 के अंदर हमारी सरकार ने मिड डे मील शुरू कर दिया था। क्यों किया था मिड डे मील शुरू? ताकि स्कूल के बच्चों को पोषण मिले और उनका विकास तेजी से हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मिड डे मील केवल खाना देने के लिए नहीं था, मिड डे मील पोषण देने के लिए था। खाना देना एक अलग चीज हो जाती है। 2013 में जब हमारी सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आई, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आई, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ही हमने मिड डे मील को शामिल कर दिया, जो 1995 में हम लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि बच्चों की जो साक्षरता रेट है वो बढ़े, बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल पहुंचे। आज भी भारत के ऐसे बहुत से इलाके हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर बच्चे कुपोषित हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं कि पूरे भारत में सर्वाधिक कुपोषण अगर कहीं है तो वो कुपोषण आपके मध्य प्रदेश में है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इथोपिया कहा जाता है। और इस मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक कुपोषण अगर कहीं है तो वो है यहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है श्योपुर। श्योपुर मेरे भाई, इस श्योपुर में बहुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन पोषक तत्वों की मात्रा घर वालों के द्वारा नहीं दी जाती है, इसीलिए बच्चों का विकास अलग तरीके से होता है। एक घर में बच्चा दाल रोटी सब्जी प्रतिदिन खाता है, एक घर में बच्चा केवल और केवल रूखी सूखी रोटी खाता है। तो दोनों का विकास अलग होगा, दोनों का दिमाग अलग चलेगा। बच्चे भले ही दोनों एक ही उम्र के हो, दोनों बच्चे 10-10 साल के हो, लेकिन दोनों का इंटेलिजेंस लेवल अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको पोषण नहीं मिला है। और इससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई तरीके से पोषण सीधे आपके वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जैसे आपको किसी ने बोला होगा कि क्या तू खाना नहीं खाता है, इतना दुबला पतला हो रहा है, बोला है किसी ने? तो जब ऐसा बोला जाए तो समझ जाइएगा कि उनका सीधा सा सवाल आपके पेरेंट्स से है, आपके न्यूट्रिशन से है, कि आप जो न्यूट्रिशन जीवन में ले रहे हो, जो आप पोषण जीवन में ले रहे हो, शायद वो आपकी बॉडी को असर नहीं कर रहा है। और विवरण में अगर हम देखें तो पोषण बच्चों की वृद्धि और विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है मेरे भाई। और उचित पोषण बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जितना अच्छा पोषण बच्चे को दिया जाएगा उतना अच्छा बच्चा क्या करेगा, उससे प्रभावित होगा। संतुलित आहार बच्चे की शारीरिक वृद्धि, प्रतिरोधक क्षमता और मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देता है। कोई चीज अगर भूल रहे हो तो डेली क्या खाना चाहिए? बादाम खाना चाहिए, बताया होगा किसी ने। क्यों सर? क्योंकि इसमें मिलता है आपको न्यूट्रिशन। और जब आपको न्यूट्रिशन मिलता है तो आपके भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ हम यही समझ रहे हैं कि जब बच्चे को एक उचित पोषण मिलता है, एक संतुलित आहार मिलता है, पर्यावरण में बेहतर ढंग से समझाया है मैंने, पर्यावरण में लेक्चर जाके देखिएगा, भोजन और पोषक तत्व संतुलित आहार, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है उधर। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, पर्यावरण कंप्लीटली पढ़ लिया है, पेडागोजी उसका पढ़ लिया है, प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस क्लास के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, इस टेलीग्राम लिंक के अंदर नीचे जाके आप हमारे नोट्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स डाल रखे हैं।
ये क्लासेस बिल्कुल भी पेड नहीं है, ये सारी फ्री हैं और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। हमारा कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे नहीं चलता है वर्ग 3 के लिए। तो हमारी तरफ से जो भी चीजें आपको मिल रही है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, चाहे वो नोट्स हो चाहे कुछ भी हो। आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े, ये सारे पीडीएफ वहां पे मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो संतुलित आहार बच्चे को प्रभावित करता है और पोषण की कमी बच्चों के विकास संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे कमजोरी, थकावट और बौद्धिक क्षमता। यानी कि जब बच्चे को पोषण नहीं मिलता है तो वो अलग अलग तरीके से थक भी सकता है। जेंडर कैसे प्रभावित करता है? जेंडर मतलब लिंग। लड़के और लड़कियों का विकास अलग अलग गति से होता है, ये आपको बात ध्यान को रखना है। और उनकी शारीरिक संरचना में भी अंतर होता है ना। तो बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, हार्मोनल चेंज भी अलग अलग होते हैं, इसलिए लिंग या जेंडर भी प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को। यानी कि कोई बच्ची जल्दी बड़ी हो जाएगी और कोई लड़का जो होगा वो कम धीरे बड़ा होगा। तो ये सारी अलग अलग बातें हैं, यानी कि लिंग का मामला है। आमतौर पर लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, जबकि लड़कियां मानसिक रूप और विकास में संवेगात्मक तेजी से प्रगति करती हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग काम करना होता है तो सामान्यतः वहां लड़के होते हैं, लेकिन जब इमोशनली कोई बात आती है, विकास की कोई बात आती है, संवेगात्मकता की कोई बात आती है, तो वहां लड़कियां हमेशा आगे दिखाई देती हैं, पहली पंक्ति में दिखाई देती हैं। लिंग के आधार पर विकास के तरीके और सामाजिक दृष्टिकोण में भी भिन्नता होती है, अर्थात ये बच्चे अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो ये लिंग था। वायु या एयर क्या क्या प्रभाव होता है? तो सामान्य सी बात है कि स्वच्छ वायु में अगर बच्चा रहेगा तो उसका विकास बहुत अच्छा होगा, और शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की अधिकता होती है जो बच्चे के स्वास्थ्य और मस्तिष्क का विकास करती है। ठीक है, तो स्वच्छ वायु में अगर बच्चा रहता है तो अलग अलग चीजें उसके साथ हो सकती हैं। प्रदूषित वायु में बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी, थकावट होगी, मानसिक अस्थिरता होगी, जबकि शुद्ध वायु में उसे स्वस्थ और ऊर्जावान रखती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अच्छी हवा लोगे तो अच्छा जीवन चलेगा। तो सुबह की मॉर्निंग की जो वाइब है, मॉर्निंग की जो हवा है, वो आपको उठ कर लेनी चाहिए, है ना। और जब तक तो लेनी चाहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और पुनः दोहरा दूं, आप सभी लोग जितने भी मेरी क्लास को देख रहे हैं, अगर एक ललक के साथ, एक टाइम के साथ आप इन क्लासेस को कंप्लीटली पूरा करते हैं तो मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी टेलीग्राम पे डालूंगा, यहाँ पर भी मैं क्लास के माध्यम से करवाऊंगा। और इन सब चीजों को यदि आप कर लेते हो तो निश्चित ही आप इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे, ये मुझे पूरा ही विश्वास है आप लोगों पर। ठीक है, चलिए देखिए, प्रकाश या लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है? प्राकृतिक प्रकाश शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, और खासकर सूर्य की किरणों से मिलने वाला विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी जो होता है वो प्रकाश या लाइट होती है, और ये किसी न किसी रूप में इससे जुड़ा हुआ होता है। प्रभाव की बात करें तो जब प्रकाश बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है, यानी कि प्रकाश जब वो रहेंगे तो अपनी हड्डियों को मजबूत करेंगे। प्रकाश बच्चों को मानसिक ताजगी और उत्साह का संचार करता है, तो प्रकाश को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, तो ये लाइट का प्रभाव हो गया। और 4-5 प्रभाव हमने देखे, है ना। तो एक कर करके समझ लेते हैं। पहले हेरिडिटी देखा, हेरिडिटी का प्रभाव, बच्चों के माता पिता के गुण जो बच्चों में आ जाते हैं उसे हेरिडिटी कहते हैं। वातावरण का प्रभाव बच्चों के ऊपर देखा जाता है, बुद्धि का प्रभाव देखा जाता है, बच्चों के वृद्धि और विकास में पोषण का भी सबसे बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम कहें तो पोषण ही अगर नहीं होगा तो बच्चे का विकास कैसे हो सकता है? ठीक है, लिंग या जेंडर या लड़का या लड़की में भेद जो होता है, लड़का या लड़की अलग अलग रूप में बड़े होते हैं, यह भी एक सामान्य सी बात है। वायु, एयर या प्रकाश ये भी बच्चों को प्रभावित करता है। और मनोवैज्ञानिक कारण के बारे में अब हम देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में देख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कारण जो होते हैं वो भी एक लड़के और एक लड़की को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। बच्चे की सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो मनोवैज्ञानिक कारण है। संवेग, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, ये वो बातें हैं जो मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करती हैं और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें स्पष्ट हो गया कि सकारात्मक मनोवैज्ञानिक वातावरण में अगर बच्चा रहता है तो वो आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बनेगा। अगर उसके घर में झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, तो वो वैसी ही चीजें सीखेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। जबकि जब बच्चा नकारात्मक माहौल में रहता है तो वो थकावट महसूस करेगा और उसको भी उन सभी चीजों की आदत लग जाएगी जिस मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत वो रह रहा है। तो बच्चा हमेशा ऐसे वातावरण को फॉलो करेगा जो उसके घर में होता है, उसके स्कूलों में होता है, और फिर उससे उसकी वृद्धि और उसका विकास भी क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। अगला है समाज और संस्कृति, यानी कि जैसी सांस्कृतिक कल्चर में वो रहेगा,
अगर वो जनजाति समुदाय से आता है तो उसका कल्चर एकदम जनजाति रहेगा, अगर वो सामाजिक कल्चर से आता है तो उसका एकदम कल्चर सामाजिक रहेगा। तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार, मित्र, समाज और सांस्कृतिक परंपराएं बच्चों को बड़ा तरीके से प्रभावित करता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपके घर के पास या आपका कोई मित्र हो जो जनजाति हो, आदिवासी बाहुल्य इलाके से आता हो, जंगलों में रहता हो, तो ऐसे बच्चे का फिजिकली अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और समाज उसका ऐसा है, उसका कल्चर ऐसा है कि उसकी जो अलग अलग दिशाएं हैं या अलग अलग तरीके से वो काम करता है वो बिल्कुल अलग होती हैं। जबकि एक सामान्य बच्चे को आप ले लीजिए, उसका कल्चर, उसके रहन सहन का पहनावा बिल्कुल अलग होता है। तो परिवार, मित्र, समाज और सांस्कृतिक परंपराएं भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, नैतिक मूल्य और विचारधारा के व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। वंशानुक्रम या हेरिडिटी से तात्पर्य उन आनुवंशिक गुणों या लक्षणों से होता है जो माता पिता और संतान में उत्पन्न होती है, जो मैंने आपको बताया था। यह प्रक्रिया जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है और ये तय करती है कि बच्चों का शारीरिक वंशानुक्रम क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, तो जो सतत चलती है। यानी कि आपके माता पिता से अगर कोई बच्चे को कुछ गुण प्राप्त हुए तो उसे हम हेरिडिटी के अंतर्गत समझते हैं। और अनुवांशिक गुणों में, लक्षणों में माता पिता और संतान से जो उत्पन्न होते हैं वही वंशानुक्रम गुण होते हैं। और यह प्रक्रिया जन्म से पहले शुरू हो जाती है, यानी कि जब बच्चा गर्भावस्था में होता है या गर्भ में होता है अपनी माँ के, तब से ये चीजें वो अडॉप्ट करना शुरू करता है। और बच्चे को शारीरिक, मानसिक और कुछ हद तक सामाजिक विकास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और विभिन्न विद्वानों ने हेरिडिटी या वंशानुक्रम अवधारणा को समझाने के लिए अपने मत दिए हैं। तो उन लोगों के बारे में अपन पढ़ते हैं कि किन किन व्यक्तियों ने हेरिडिटी के बारे में क्या क्या मत दिए। तो सबसे पहला नाम आता है जेम्स ड्राइवर का। जेम्स ड्राइवर को आप याद रखेंगे। जेम्स ड्राइवर साहब ने कहा है कि वंशानुक्रम को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता जो होते हैं उसी से बच्चे को बहुत सारी चीजें मिलती है। तो जेम्स ड्राइवर साहब का कहना था कि ये एक महत्वपूर्ण कारक है और संतान के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। उनके अनुसार बच्चा अपनी कुछ विशेषताओं जैसे ऊंचाई, बालों का रंग और यहां तक कि बौद्धिक क्षमता भी अपने माता पिता से ही प्राप्त करता है। तो जेम्स ड्राइवर साहब का स्पष्ट कहना था कि जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसके ऊपर उसके वंशानुक्रम का सीधा सीधा प्रभाव होता है। सर, किसका प्रभाव होता है? उसके वंशानुक्रम का सीधा सीधा प्रभाव होता है, उसके वंश का प्रभाव होता है, उसकी हेरिडिटी का प्रभाव होता है। और जब इस तरीके की बातें हम करते हैं तो जेम्स ड्राइवर कहते हैं कि बच्चे की ऊंचाई हो, बालों का रंग हो और यहां तक कि उसका इंटेलिजेंस हो, उसकी बौद्धिक क्षमता हो, ये भी किससे प्रभावित होते हैं? तो ये भी अपने माता पिता से प्रभावित होते हैं। वंशानुक्रम को व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति का एक प्रमुख स्रोत माना गया है या स्रोत माना गया है, यानी कि इससे ये प्रभावित होते हैं। दूसरा व्यक्ति आता है रूट बार्नी। रूट बार्नी या रूट बनी इन्हें कहा जाता है। रूट बनी वंशानुक्रम की विशेषता को जीवित रहने और जीव की पहचान के प्रमुख कारक के रूप में देखता है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आनुवांशिक लक्षण पीढ़ियों तक बने रहते हैं और इनमें धीरे धीरे ही परिवर्तन आ सकता है। आपके परदादा थे, परदादा के कुछ गुण दादा में आए, कुछ गुण किस में आए? कुछ गुण दादा में आए। दादा से कुछ गुण पिताजी में आए, कुछ गुण किस में आए? पिताजी में आए। और कुछ गुण अब आप में आ गए, आपके बच्चों में कुछ गुण आएंगे। तो ये प्रक्रिया सतत है, ये चलती रहेगी और बहुत लंबा टाइम इसको होगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये परिवर्तन होगा। आपके दादा के संस्कार कैसे हैं ये डिसाइड करता है आपके पिता के संस्कार को। आपके पिता के संस्कार कैसे हैं ये डिसाइड करता है आपके संस्कार को। और आपके आने वाली पीढ़ी भी ये डिसाइड करेगी कि आपके संस्कार कैसे थे। इन संस्कारों में परिवर्तन होता है, ये हम बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं करेंगे कि परिवर्तन नहीं होता है या पहले का जमाना जैसा था आज भी लोग वैसे नहीं। सर, अभी हमने समझा कि वातावरण बड़ी मात्रा में इन चीजों को प्रभावित करता है। तो जब भी हम फैमिली के अंदर देखते हैं चीजों को तो बड़ी मात्रा में सारी की सारी चीजें प्रभावित होती हैं। ये रूट बनी साहब का कहना था। इन्होंने कहा कि धीरे धीरे परिवर्तन होता है, आनुवंशिक परिवर्तन होता है। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इनमें से किस व्यक्ति ने कहा था कि आपके वंशानुक्रम में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, एक साथ परिवर्तन नहीं होता। मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें वहां पे आएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जो बिनी साहब थे, इन्होंने कहा था कि यदि किसी परिवार में कोई खास शारीरिक या मानसिक विशेषता है तो वे विशेषता आगे की पीढ़ियों में दिखाई दे सकती हैं। जैसे आपके दादा
किसी चीज का बड़ी खतरनाक तरीके से काम करते थे। आज भी पुराने गांव के अंदर आप चले जाओ तो कुछ न कुछ ऐसी विशेषता एक घर में होती है कि भाई हमारे दादाजी जो है इस तरीके का एक आर्ट करते थे, उनसे उनके पिताजी सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कव्वाली वगैरह जो होती हैं, जो उर्दू गायन होता है, कवि होते हैं, कवि के बेटे बाद में कवि बनते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये स्पष्ट कर रही हैं कि ये वंशानुक्रम के कारण हो रहा है। कोई कवि है उसका बेटा भी कवि है, क्यों सर? क्योंकि जन्मजात उनको ये आर्ट मिला हुआ है, ये कला मिली हुई है कि वो शब्दों को एक कहानी के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में आपके सामने रख सकते हैं। तो रूट बनी साहब का भी यही कहना था। एक बड़ा नाम आता है वुडवर्थ का। वुडवर्थ आपको सिलेबस में मिलेगा भी सही, और वुडवर्थ क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं कि इसका वंशानुक्रम के बारे में क्या कहना था, यानी कि वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है, ये सब लोग कह रहे हैं। वुडवर्थ का मानना था कि वंशानुक्रम से प्राप्त गुण केवल व्यक्ति के शारीरिक विशेषताओं तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि मानसिक और व्यवहारिक विशेषताओं पर भी जोर डालते हैं। माता पिता के गुण केवल बच्चे का विकास नहीं होता है सर, बच्चे का दिमाग भी विकसित होता है इससे। जैसा दिमाग होगा वैसे ही बच्चे भी बनेंगे। और उन्होंने प्राकृतिक चयन और अनुकूलन सिद्धांत को जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, यानी कि जिसके पेरेंट्स जैसे होंगे वो बच्चा भी हूबहू वैसे ही चीजें करने लगेगा, और यही वंशानुक्रम है। ठीक है सर। और वुडवर्थ कहता है कि इस बात पर जोर दिया कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया कई पीढ़ियों के बीच गुण का हस्तांतरण होता रहता है, यानी कि दादा से परदादा, परदादा से दादा, दादा से पापा, और पापा से आप, और आप से आपका बच्चा, जिससे परिवार की विशेषता अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती हैं। और ये सारी की सारी कलाएं वुडवर्थ कहता है कि वंशानुक्रम पर डिपेंड करती हैं, और ये वंशानुक्रम सतत चलने वाली प्रक्रिया है मेरे भाई, और ये चलता ही रहता है। अब बात करते हैं अपन बाल विकास की। पहले एक बार रिवाइज करेंगे अब 3 नामों को। जेम्स ड्राइवर बता रहा है कि किस प्रकार वंशानुक्रम आपकी हेरिडिटी आपको प्रभावित करती है, और यह कहता है कि ऊंचाई हो, बाल हो या रंग हो, और चाहे इंटेलिजेंस हो, यह सब आपके माता पिता के ऊपर आप पे उसकी छाप छोड़ेगी। रूट बनी कहता है कि रूट बनी क्या कहता है कि धीरे धीरे इसका परिवर्तन होता है और यह हस्तांतरित होती है एक जगह से दूसरी जगह में। अगले देखेंगे सर वुडवर्थ क्या कहता है। वुडवर्थ का मानना था कि वंशानुक्रम से प्राप्त गुण केवल व्यक्ति के शारीरिक गुण तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि उसका इंटेलिजेंस पर भी बड़ा असर होता है। अब हम बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास सिद्धांत और वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कि एक बच्चे के बाल विकास को, यानी कि उसके डेवलपमेंट को कौन सी चीज प्रभावित करती हैं, और उसके वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसको हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। देखिए बाल विकास के सिद्धांत की बात करें तो यहां पर एक नाम बड़ा आता है जिसको हम कहते हैं पीजे, पियाजे या पीजे कहा जाता है इसको। जीन पीजे इसका नाम है, जीन पीजे। जीन पीजे ने अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जिनका हम अध्ययन आगे जाके करेंगे। पीजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है पहली बात, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पीजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पीजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में बांटा। इसने कहा संवेदी मोटर चरण होता है, पूर्व परिचलात्मक चरण होता है, ठोस परिचलात्मक चरण होता है, और औपचारिक परिचलात्मक चरण होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, आप बस यहाँ पे स्किप करेंगे। बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हमको पहला विकास सिद्धांत पढ़ना है, और वो है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या कहता है? प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहता है कि प्याजे 4 रूप में बच्चों को पढ़ता है, 4 अलग अलग स्टेजों में बच्चों को पढ़ता है, और इन चरणों के माध्यम से बच्चा अपने सोचने और समझने की वृद्धि को बताता है। अगला जो चरण आता है वो आता है वाइगोस्की का। वाइगोस्की एक सेकंड नंबर का सबसे खतरनाक आदमी है, और ये जो टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए एक डरावना सा नाम है कि ये भाई क्या है ना। जीन प्याजे, वाइगोस्की, आगे हम देखेंगे कॉहबर, ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं एमपी टेट वर्ग 3 के बच्चों को परेशान करे हुए रखे हुए हैं, लेकिन बड़ी आसान भाषा में, बड़ा आसान तरीके से हम इनको समझेंगे। वाइगोस्की कहता है कि समाज और संस्कृति का सैद्धांतिक जो प्रयोग है उसमें वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चों का विकास अपने सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। बच्चा जहां भी रहता है, चाहे वो किसी स्पेशल कल्चर में रहे या वो बच्चा किसी रूप में अपने समाज में रहे, तो वो अपने रूप से किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होता है। बच्चे अपने परिवेश दूसरों को सीखकर विकसित होते हैं, और बच्चा आसपास की चीजों को देखकर सीखता है। अगला जो सिद्धांत आते हैं वो आता है आपके कोबर का नैतिक विकास सिद्धांत। कोबर का नैतिक विकास सिद्धांत क्या कहता है? कोबर कहता है कि बच्चों के नैतिक विकास का विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि बच्चों का नैतिक विकास जो हो रहा है, नैतिक विकास समझ रहे हो? नैतिक विकास मतलब जो अच्छी अच्छी बातें बच्चा सीखता है उसको नैतिक मूल्य कहते हैं, है ना। कि कोई बच्चा पैर छू रहा है,
कोई बच्चा बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो ये सब नैतिक है ना, ये सारी चीजें नैतिक हैं। कोई बच्चा, कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो चेयर पे से उठ जाएगा, उसके सामने बैठेगा नहीं, ये सब उसके नैतिक गुण हैं जो उसको अपने फैमिली से मिले हैं। तो क्लोबर नाम का जो व्यक्ति है, जो वैज्ञानिक है, वो कहता है कि ये बच्चे जो है वो विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ये दर्शाता है कि बच्चों की नैतिकता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक साथ सारा बच्चा कुछ नहीं सीख सकता, वो या तो देख के सीखेगा या अपने पेरेंट्स के कहने पर सीखेगा। तो ये 3 नाम आप जरूर याद रखेंगे। ये 3 नाम जो है ये बड़े अच्छे नाम हैं, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। और पहला है जीन प्याजे, जिनके बारे में अभी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, 4 अलग अलग स्टेज अपन पढ़ेंगे। अगला नाम याद रखिएगा वाइगोस्की, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा नाम याद रखिएगा कोहलर, क्लोबर के बारे में भी अपन डिटेल में इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं जीन प्याजे को। जीन प्याजे ने क्या कहा और जीन प्याजे क्या क्या मानता था। जीन प्याजे, ये जीन प्याजे साहब का फोटो है, आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल से खतरनाक से, है ना, एकदम से मॉडर्न स्टाइल में खड़े हुए जीन प्याजे साहब। और जीन प्याजे साहब का खौफ, जीन प्याजे साहब का डर कहें, इतना ज्यादा होता है टेट की तैयारी करने वाले बच्चों में कि ये बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने स्टेटमेंट्स देते हैं और वहीं से टेट पेपर बनाता है, ईएसबी पेपर बनाता है, सी टेट पेपर बनाता है और बहुत सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो बड़ी आसान भाषा में बिल्कुल हलवा प्रश्न की तरह अपन इनको सॉल्व करेंगे। और आप यकीन मानिए, इसको पढ़ने के बाद आप जीन प्याजे को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, यह मेरी गारंटी है। पीजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बच्चों के विकास को समझने के लिए इन्होंने कहा 4 चरण होते हैं मेरे भाई, समझेंगे ध्यान से। ये बच्चा है, इस बच्चे के बारे में प्याजे साहब का कहना था कि ये बच्चा भैया एक साथ बड़ा नहीं होता है, ये बच्चा 4 स्टेज में बड़ा होता है। ये तो लड़की बन गई, चलो मान लो ये लड़की है, ये लड़की है भाई। और प्याजे साहब ने कहा कि 4 स्टेज में बड़ी हो रही हैं। इन चरणों को सोचने और समझने की क्षमता के आधार पर धीरे धीरे अलग अलग भागों में बांटा गया है। और मैं यहाँ पे लिख दिया, आसान भाषा में समझते हैं कि क्या होती है सर आपकी जो है प्याजे साहब का गणित। प्याजे साहब कहते हैं कि पहला स्टेज जब आता है जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, इसे सेंसरी मोटर स्केल कहा जाता है। सेंसरी मोटर स्केल, सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, स्केल नहीं स्टेज कहा जाता है। सेंसरी, सेंसरी का मतलब होता है संवेदी, संवेदी, सेंसरी करना, महसूस करना चीजों को। ठीक है, मोटर तो मोटर है और चरण तो चरण है। तो जब आपसे पूछा जाए कि जीन प्याजे का सेंसरी मोटर स्केल कितने स्टेज, कितने साल से कितने साल तक था, तो 0 से 2 साल तक था। क्या होता है इसमें, इस चरण में बच्चे अपने इंद्रियों को देखना, सुनना, छूना, चखना या सूंघना पसंद करते हैं। आपने एक प्यारा सा बच्चा देखा होगा आपके घर में, जो कोशिश करता है किसी भी चीज को मुंह में लेने की, किसी भी चीज को उसकी खुशबू लेने की, उसे टच करने की, है ना, उसे चाटने की या चखने की, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं ये सामान्यतः बच्चा करता है और इसे सेंसरी मोटर स्केल के अंतर्गत रखा जाता है। और मोटर स्केल्स में बच्चा हाथ पैर हिलाना के जरिए दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसीलिए इन्होंने पहले स्टेज का नाम दिया सेंसरी मोटर स्केल। समझे बात को, सेंसरी मतलब संवेदी, संवेदी का मतलब होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में या तो कोई चीज मुंह में लेगा, चखेगा, उसकी खुशबू लेगा, उसे फेंक देगा। और दूसरा स्टेज इसी के अंतर्गत 0 से 2 साल में बच्चा अपने हाथ पैर को हिलाना शुरू करता है। अगर आप बच्चे को बाय कहोगे तो वो भी बाय कहेगा। आप बच्चे को कहोगे कि जाओ आप डॉगी को बुलाओ तो डॉगी की तरफ हाथ हिला के उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेगा। आप बच्चे को कहोगे कि बच्चे बताओ फैन कहाँ है, तो बच्चा ऊपर की ओर हाथ करके बताएगा कि यहाँ फैन है। आप बच्चे को पूछोगे टीवी कहाँ है, तो बच्चा टीवी बताएगा, टीवी की ओर हाथ करके बताएगा कि टीवी है। और ये उम्र बच्चे की 0 से 2 साल के मध्य होती है। आपके घर के अंदर अगर ऐसे बच्चे हो तो जरूर कोशिश कीजिएगा उन्हें इन सब बातों को बताने की, ताकि बच्चे के बारे में आपको पता चले कि वास्तव में क्या प्याजे साहब जो कह गए वो वास्तविकता है या नहीं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, इसमें से पहली स्टेज में वो कह रहे हैं कि बच्चा इतनी सारी चीजें करता है अपने 0 से 2 साल में, या तो चीजों को सूंघेगा या चीजों को मुंह में लेगा या छूना पसंद करेगा, या फिर अपने हाथ पैर हिला के आपको बाय कहेगा, आपको फैन दिखाएगा, आपको टीवी दिखाएगा। ये सारी की सारी बातें
जीन पियाजे साहब कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको दिया है कि जब एक खिलौना बच्चे के सामने रखते हैं तो बच्चा उसे छूना, उठाना और मुंह में डालने की कोशिश करता है और इसी तरह वह खिलौने के बारे में सीखता है। जब भी बच्चा इन चीजों को सीखता है तो उसका विकास हो रहा है। जब भी बच्चा खिलौना मुंह में लेगा, अगर वो खिलौना उसे चुभा तो बच्चा समझ जाएगा कि अब इसको आइंदा मुंह में नहीं लेना है क्योंकि ये चुभने लगा है और इससे हमें दिक्कत हो सकती है। बच्चे को पहले गहराई का नॉलेज नहीं होता है। जब बच्चा पलंग पे होता है या बेड पे होता है तो बेड से नीचे कूदने की कोशिश करता है और एक आध बार अगर बच्चा गलती से गिर गया तो ध्यान रखिएगा अगली बार वो नहीं कूदेगा क्योंकि उसे पता है कि ये वो चीज है जिससे अपने हाथ पैर टूट सकते हैं। ध्यान रखना, बच्चा धीरे धीरे सीखता है और हमेशा ऐसे ही बच्चा सीखता रहता है। तब तक सीखता है, मैंने आपको बताया था कि बच्चा गर्भ से लगा के कब्र तक सीखता है। तो आप भी गर्भ से कब्र तक सीखेंगे, गर्भ से कब्र तक। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याजे साहब और क्या कह गए भाई, प्याजे साहब का ज्ञान गणित और क्या कह गया। प्याजे साहब का सेकंड स्टेज आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड सेकंड प्री ऑपरेशनल, उसमें 0 से 2 साल था, यहाँ से 2 से 7 साल में आ जाते। प्याजे साहब अलग है, उधर वो जो देखी थी ना गर्भावस्था बाल्यावस्था वो अलग थी। ठीक है, ये प्याजे साहब का अलग मेथड चल रहा है। प्याजे साहब ने कहा भैया कि 2 से 7 साल, भैया 2 से 7 साल आ जाइए। 2 से 7 साल में प्याजे साहब ने कहा कि इस उम्र में बच्चे सोचने लगते हैं। उनकी सोच बहुत ही सरल होती है, सिंपल सोच होती है। वे चीजों को अपनी दृष्टि से समझते हैं, यानी उनके पास एक स्व केंद्रित सोच होती है, स्व केंद्रित स्वयं सोचने की क्षमता होती है। और वो बच्चों की उम्र 2 से 7 साल होती है। और इस स्टेज को क्या कहते हैं, पूर्व परिचलात्मक स्टेज या प्री ऑप्शनल ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल के बाद ये होती है। और इसमें अगर मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊं तो एक बच्चा ये सोचता है कि उसके पास जो खिलौना है, सोचने की क्षमता समझ रहे अपन। तो इस उम्र में अगर आप बच्चे को कोई खिलौना देते हो, 2 से 7 साल का जो बच्चा है उसको कोई खिलौना अगर आप हाथ में देते हो तो वही सबसे अच्छा है। यानी कि जब उसको कोई खिलौना मिलता है तो उसे लगता है कि ये खिलौना ही सबसे अच्छा है। अगर आप उसे एक चित्र दिखाते हो जिसमें एक आदमी नदी को पार कर रहा है तो बच्चा ये महसूस करेगा कि ये जो आदमी मुझे दिखाया जा रहा है चित्र के अंदर, ये अपने घर जा रहा है, क्योंकि उसको भी अपना घर अच्छा लगता है। बच्चा अपने घर जाना बड़ा पसंद करता है। जब बच्चा स्कूल से जाता है तो वो कोशिश करता है, जैसे आप भी, मेरे ख्याल से अगर आपने भी अपना बचपन जिया हो तो क्या आप वो बच्चे नहीं रहे हैं जो स्कूल के छुट्टी होने के 10 मिनट पहले सोचते हैं कि 10 मिनट बाद छुट्टी होगी और वैसे ही मैं घर चला जाऊंगा। अगर आप हॉस्टल में रहे तो आपने जरूर सोचा होगा कि कब सैटरडे संडे आएगा, कब दिवालियों की छुट्टी आएगी, कब दशहरे का अवकाश आएगा और मैं अपने घर पर चला जाऊंगा। बोर्डिंग्स के अंदर रहने वाले बच्चे, हॉस्टल्स के अंदर रहने वाले बच्चे इन सब चीजों को बड़े प्यार से अनुभव करते हैं। और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज प्याजे साहब कह रहे हैं कि जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। वैसे 2 से 7 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता है, 6 साल में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। लेकिन हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत अब बच्चे शुरुआत में ही स्कूल जाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे प्री प्राइमरी स्टेज आ गया है। तो जीन पियाजे साहब ने कहा कि बच्चा जब 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, 3 साल का होता है, बच्चा सोचना शुरू करता है। सरल सी सोच होती है कि उसके पास कोई डब्बा है तो वही डब्बा सबसे बड़ा है, उसके बाद कोई डब्बा उससे बड़ा नहीं हो सकता। उसके पास एक गुल्लक है तो वो गुल्लक में सबसे ज्यादा पैसे उसी के पास है, दुनिया में किसी के पास कितना भी पैसा नहीं है, सबसे अमीर वही बच्चा है। ये वो बच्चा मानता है। आपने अगर उसको एक फोटो दिखाया जिसमें एक आदमी नदी पार कर रहा है तो बच्चे के दिमाग में एक चित्र बनेगा और बच्चा सोचेगा कि शायद ये आदमी अपने घर जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी उसका घर बड़ा प्यारा लगता है। तो ये बात जीन पियाजे साहब ने अपने सेकंड स्टेज में कही थी मेरे भाई, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पियाजे साहब क्या कहते हैं। अगली स्टेज में पियाजे साहब क्या कहते हैं। अगली स्टेज में पियाजे साहब कहते हैं ठोस परिचलात्मक स्टेज, या ये था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है और अपनी अलग अलग चीजों को सीखता है। इस उम्र में बच्चे अधिक तर्कसंगत होते हैं, सोचना शुरू करते हैं। आपने इस उम्र के बच्चों को अलग अलग गेम्स खेलते देखा होगा, आपने इस उम्र के बच्चों को वीडियो गेम्स खेलते देखा होगा, आपने इस उम्र के बच्चों को शतरंज खेलते देखा होगा। इसका मतलब जीन पियाजे साहब का स्पष्ट कहना था कि जो भी बच्चे तर्क संगत तरीके से सोच रहे हैं वो बच्चे 7 से 11 साल की उम्र में हैं। और इस 7 से 11 साल की उम्र में ये बच्चे बड़े ही तर्कसंगत हो जाते हैं और चीजों को अपनी वास्तविकता के अनुसार समझने लगते हैं कि वास्तविकता में क्या है। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो बड़ा सरल सोचता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है तो बच्चा तर्क करना सीखता है।
बातें करना सीखता है और वो तुलना करना सीखता है और क्या क्या प्रभाव क्या क्या कारण उस चीज के पड़ सकते हैं उसके ऊपर, वो करना भी वो सीख जाता है। तो 7 से 11 साल की स्टेज में कॉन्स्टेंट ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहा जाता है, और 7 से 11 साल की उम्र में बच्चा इस प्रकार से सीखता है। उदाहरण अगर हम देखें तो अगर बच्चे को दो समान पानी के ग्लास दिए जाएं, दोनों में पानी बराबर भरा है, एक ग्लास आपने दिया जिसके अंदर बराबर पानी भरा है, एक और ग्लास आपने दिया जिसमें बराबर पानी भरा है, और फिर एक पानी के बड़े ग्लास में डाला जाता है, यानी कि एक पानी बड़े ग्लास में डाला जाता है, तो बच्चा समझता है कि दोनों पानी की मात्रा समान है, क्योंकि वह देख सकता है कि केवल आकार बदला है, पानी नहीं बदला है। आ रही बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई बच्चा 7 से 11 साल का है, उसको 2 ग्लास पानी के भर के आपने दिए, ठीक है, दोनों में बराबर पानी का लेवल है, और फिर आप एक बड़ा ग्लास लाए और इसका पानी और इस ग्लास का पानी भी आपने इसमें डाल दिया, और ये ग्लास यहां तक भर गया। पानी तो उतना ही था, इस ग्लास में पहले से कोई पानी नहीं था, तो ए ग्लास हो गया, ये बी ग्लास हो गया, और ये कोई सी ग्लास हो गया। तो बच्चा ये समझ सकता है कि ए और बी का पानी ही इसमें है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है, तो इसमें जो पानी है वो उतना ही पानी है जितना इन दोनों में था। तो ये तर्क है, ये विकास है, जो उसको कब होने लगता है, 7 से 11 साल में होने लगता है। उसके पहले बच्चे को लगता है कि यार ये कोई वो चीज नहीं है। ठीक है, तो 7 से 11 साल की उम्र में बच्चा इन चीजों को समझने लगता है कि अगर आप उसको 10 रुपए का नोट दे रहे हो और आप कह रहे हो कि बेटा ये 10 रुपए का नोट मुझे दे दे और मैं तुझे ये सिक्का देता हूं, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, बच्चा समझ जाएगा कि भैया हम बेवकूफ नहीं है। आ रही बात समझ में? तो बच्चा नोटों की पहचान करना भी सीख जाता है, उसे पता चलता है कि बड़ा कौन छोटा कौन। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस परिचयात्मक चरण, अगला स्टेज आता है 11 साल या उससे अधिक, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। इसमें बच्चा अमूर्त चीजों को सीखता है, अमूर्त चीजों को जटिल तरीके से सीखने का प्रयास करता है और सोचने लगता है, उसकी कल्पना करने की संभावनाओं को सोचने में सक्षम हो जाती है। अमूर्त चीजें जो नहीं दिखाई देती हैं, अमूर्त का मतलब होता है जो नहीं दिखाई दे, उन चीजों को सोचता है। चीजें 11 साल के बाद शुरू होती हैं। बच्चा सीखता है कि ये अध्यात्म क्या होता है, बच्चा देखता है कि ये अमूर्त चीजें क्या होती हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनको केवल महसूस किया जा सकता है, उन चीजों को छुआ नहीं जा सकता है, ऐसी चीजें होती हैं। बच्चा हवा के बारे में जानने का प्रयास करता है, बच्चा ऐसी चीजों के बारे में जानने का प्रयास करता है, बच्चा नैतिक मूल्यों के बारे में जानने का प्रयास करता है कि कुछ आदतें अच्छी हो सकती है, कुछ आदतें बुरी हो सकती है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की जो बातें हैं वो बच्चा अपनी कल्पना के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है जो 11 साल के बाद शुरू होता है। इसके उदाहरण में अगर हम देखें तो अगर बच्चा क्या होगा अगर धरती पर गुरुत्वाकर्षण न हो, इस प्रकार के जो वाक्य है उन पर बात करना शुरू कर देता है। यह दिखाता है कि एक अमूर्त विचार कर सकता है जो इस चरण में संभव होता है। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि बच्चों का जो विकास होता है वो 4 चरण में होता है। पहले बच्चा किसी चीज को जब देखता है तो उसे खाने, सूंघने या फिर उसे मुंह में लेने की कोशिश करता है, यह संवेदी मोटर चरण होता है जो प्याजे साहब ने कहा। सेकेंड स्टेज जब होता है जब बच्चा 2 से 7 साल का हो जाता है, तब बच्चा स्व केंद्रित हो जाता है और उस बच्चे को लगता है कि उसके पास जो खिलौना है वही सबसे बड़ा खिलौना है, उसके पास जो पैसों का गुल्लक है वही सबसे बड़ा गुल्लक है, उससे बड़ा कोई गुल्लक नहीं है। और तीसरी स्टेज क्या कहती है? तीसरी स्टेज कहती है कि 7 से 11 साल में बच्चा 2 अलग अलग ग्लास के अंदर जो पानी भरा है और अगर वही सेम पानी आप तीसरे ग्लास में, बड़े ग्लास में डालोगे तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी उतना ही है, सिर्फ आकार बदला है ग्लास का, पानी की वो क्वांटिटी नहीं बदली है, पानी उतना ही है। तो ये 7 से 11 साल में होने लगता है और 11 साल के बाद तो बच्चा सोचने लगता है कि काश पेड़ से एप्पल न गिरा होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती तो हम क्या करते। ये बच्चे का दिमाग 11 साल के बाद चलने लगता है और 11 साल के बाद बच्चा इस तरीके की बातें करना शुरू कर देता है। ठीक है सर, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार हमने अलग अलग उम्र में अलग अलग बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया और यह समझने का प्रयास करा कि जीवन के अनेक अनुभवों के साथ किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। और प्याजे साहब ने स्पष्ट कहा है कि अलग अलग चीजों में बच्चे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखेंगे। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य।
मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या चीजें आपको समझना चाहिए। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य से आशय मानव का अपने व्यवहार में संतुलन से है। मानसिक स्वास्थ्य, आपको कोई पूछ रहा है कि भैया मुंबई जाने की ट्रेन कितनी बजे आएगी, और आप कह रहे हो कि यहाँ पर बस 2 बजे आएगी, ये मानसिक असंतुलन है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है आप। आपसे किसी ने कहा कि भैया बताइए, आप जो है, आपका जो बच्चा है वो क्या करता है, आपने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे साथ खड़ा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, देखो देखो मेरे पास खड़ा है। ये सब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं, और इसे हम मेंटल पागल कह सकते हैं आदमी को, ये मेंटली खराब आदमी है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। यह संतुलन प्रत्येक अवस्था में बना रहना चाहिए, और जिस भी उम्र में ये खत्म होता है उस उम्र में व्यक्ति को हम पागल घोषित कर देते हैं। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की एक दशा और एक लक्षण होता है, इसे मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य की कुछ परिभाषा देखिए जो हेडफील्ड ने कहा है। हेडफील्ड ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है, अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व पूर्ण या संतुलित क्रियाशीलता में मानव के रूप में स्वस्थ रहता है। लिडले ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन करने से है, यानी कि जो नियम है उन नियमों के अनुसार अगर आप बात करो तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ये लेडले ने कहा। हेडफील्ड ने कहा कि भैया जब आप व्यक्तित्व पूर्ण रूप से सामंजस्य तरीके से बातचीत करते हैं तो यही मानसिक स्वास्थ्य होता है। आरसी कुल्हन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक उत्तम समायोजन है, और जो भग्नाशा या उत्पन्न या तनाव को कम करता है, भग्नाशा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में रचनात्मकता का परिवर्तन करता है। यानी कि मानसिक रूप से स्वास्थ्य तभी हो सकते हो आप जब आप वातावरण के साथ, नियमों के साथ संतुलन करें और आप इन चीजों को समझें, यही मानसिक स्वास्थ्य है। तो तीन तीनों की परिभाषा को आप समझेंगे। मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं होता है उस व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है ये अपन देखते हैं। मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसके व्यक्ति के क्या लक्षण हो सकते हैं। स्व मूल्यांकन की योग्यता नहीं होता, वो जान नहीं पाता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, मैं सही हूं या मैं गलत हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं। इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वो पागल व्यक्ति या मानसिक रूप से स्वस्थ जो नहीं होता है वो कर सकता है। समायोजनशीलता का गुण उसमें नहीं पाया जाता है। आत्मविश्वास का पूर्ण होना, आत्मविश्वास की अधिकता होना, यह भी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं, और इस प्रकार के सारे लक्षण मानसिक स्वास्थ्य के रोगियों में देखे जा सकते हैं। वंशानुक्रम का कारण भी कुछ मानसिक रोग वंशानुक्रम रोग होते हैं, यानी कि वो अपने माता पिता पेरेंट्स से उसको मिले होते हैं। किसी के माता पिता अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उनका बच्चा भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है, इसकी ज्यादा संभावनाएं हो सकती हैं। शारीरिक कारण क्या है, शरीर में रोगों का कारण मानसिक रोग उत्पन्न हो सकता है। मान लीजिए किसी को कैंसर है तो वो व्यक्ति हमेशा कैंसर के बारे में सोचेगा, और जब वो कैंसर के बारे में सोचेगा तो सामान्यतः उसका माइंड भी उस ओर जाएगा, और फिर उसे लगेगा कि जीवन तो खत्म होने वाला है, और जब जीवन खत्म होने वाला है तो मुझे जीकर क्या फायदा, और फिर वो बहकी बहकी बातें करने लगेगा। और यही मानसिक स्वास्थ्य का एक सबसे बड़ा कारण है। पारिवारिक कारण, प्यार दुलार उत्तम पोषक आहार मिलने के कारण भी आगे चलकर वो मानसिक रोगी हो सकता है। तो बच्चे को किसी भी प्रकार से ऐसा महसूस न करवाया जाए कि वो एक अलग है ना, तो इससे भी उस पे प्रभाव पड़ता है, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उत्तम पोषक तत्व उसको मिलने चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, बच्चे को महसूस ही नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी रूप में अलग है। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसको भी एक्सेप्ट करें और उसको उसके अनुसार पोषक तत्व दें, उसको अपने साथ रखें। अगर किसी भी पेरेंट्स का बच्चा अगर ऐसा है, वैसे तो पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि बच्चे की माँ शांत हो गई है, पिता ने दूसरी शादी कर ली, बच्चा विकलांग है, तो उसकी माँ उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेदभाव करेगी, और बच्चा फिर मेंटली टॉर्चर होना शुरू होगा, और बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। आर्थिक कारण है, परिवार की आर्थिक स्थिति मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख कारण है। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है अगर वो दिवालिया हो गया, उसके ऊपर कर्ज हो गया है। तो इस तरीके की बातें सामान्यतः देखने को मिलती हैं कि लोग पागल तभी होते हैं जब उनके पास पैसा खत्म हो जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध पैसों से भी होता है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक कारण, परिवार पड़ोस में अगर गंदे लोग रहते हैं, आपको उससे गाली गलौज कहते हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बार बार आपकी बेइज्जती करते हैं, आपके महत्वहीन समझने लगते हैं, तो ऐसे रूप में मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा स्कूलों में भी जब किसी बच्चे की बेइज्जती होती है तो उस बच्चे को थोड़ा सा बुरा लगता है। अब मानसिक स्वास्थ्य पर बच्चों के परिवार की क्या भूमिका होती है, फैमिली का क्या योगदान होता है। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है या मानसिक रूप से स्वस्थ है, दोनों तरह से हम समझेंगे कि अगर कोई बच्चा मेंटली बहुत अच्छा है तो उसके परिवार का क्या योगदान है, कोई बच्चा मेंटली बहुत खराब है तो उसके परिवार का क्या योगदान है। तो फ्रेडसन ने कहा है कि परिवार बालकों के मानसिक स्वास्थ्य या
समायोजन की दिशा में अग्रसर करता है। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और बालक के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित पारिवारिक भूमिका निम्न प्रकार की होनी चाहिए। यानी कि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं फैमिली योगदान देती है। जैसा आप बच्चों को रखोगे तो वैसी ही बातें होगी। जैसे कि एक कहावत में भी कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, है ना। तो जैसे बच्चों को आप रखोगे और फिर अगर आप कहोगे कि हमारा बच्चा तो ऐसा हो गया, हमारा बच्चा तो वैसा हो गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने उससे सही तरीके से उसका पालन पोषण नहीं किया है। तो कैसे प्रभावित करते हैं आइए देखते हैं। माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य बालकों के मानसिक संतुलन स्वस्थ होगा जब माता पिता का मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। यानी कि जैसे माता पिता वैसे बच्चा बच्ची। और विकास की उत्तम दशा में 6 से 7 वर्ष की अवस्था में बालकों को आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और दायित्व की भावना का विकास होता है। यह तभी संभव होता है जब परिवार में इसकी सर्वाधिक उपलब्धता हो। यानी कि बच्चा आत्मनिर्भर तभी बनता है जब फैमिली में ऐसा कोई काम होगा आत्मनिर्भर करने वाला। परिवार का वातावरण बालकों के उत्तम स्वास्थ्य का परिवार शांतिपूर्ण वातावरण और विकास में सहायक होता है। तो बेसिक सी बात है कि फैमिली के बैकग्राउंड से भी बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ हो सकता है। माता पिता का व्यवहार अगर दूसरों के साथ अच्छा है तो बच्चा भी अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये तो संभव सी बात है और आप सबने अपने घरों में देखा होगा प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा सीडीपी का सेकंड लेक्चर था। थर्ड लेक्चर भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो आप सब लोग प्ले लिस्ट में जाके इन सब चीजों का आनंद ले। टेलीग्राम का लिंक बायो में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। ये सारे नोट्स वहां पे अपडेट कर दिए जाते हैं। ठीक है। मैं पूरा पर्यावरण पढ़ा चुका हूँ, ईवीएस पढ़ा चुका हूँ और इन सारी चीजों को मैं कंप्लीटली कवर करवा चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, आपका साथ ऐसा ही बना रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे सीडीपी को बहुत जल्द खत्म करें। बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इन चीजों को कंप्लीटली कवर कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।